So we will see the last topic of the chapter, redox reactions and electrode process. So हमें लास्ट टॉपिक देखना है रेडॉक्स रिएक्शंस, जो हम पूरा चैप्टर पढ़ लिए हैं, एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस। इलेक्ट्रोड प्रोसेस मतलब सिंपली जो हम 10th में देखते थे कि हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, उसमें हमने जिंक का रॉड डाल दिया है, तो जिंक जो है वो यहाँ जाता जाएगा और कॉपर जो है वो Cu+2 निकलता जाएगा। ओके, मतलब कि हमारा जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी हम ये एग्जांपल लेते थे। तो अब हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोड के तौर पे हम जिंक और कॉपर को ले, इलेक्ट्रोड के तौर पे, मतलब जो हम जैसे कि 10th में 4th चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी किए थे, और डिफरेंट हमने वही 4th चैप्टर में ही क्लोर एल्कली प्रोसेस की थी, याद हो तो, नमक वाला पानी और फिर इलेक्ट्रोड कैथोड, मतलब एनोड कैथोड, एक पर H2 गैस निकलता है, एक पर Cl2 गैस निकलता है, याद हो तो थोड़ा बहुत। वैसे ही हम रिएक्शन करने वाले हैं अगेन, ये बहुत ही डिटेल्ड में 12th में पढ़ना है, विच इज नोन एज डैनियल कोश। ओके, और डैनियल सेल, क्या डैनियल सेल, ओके। बट यहाँ 11th के सिलेबस में जितना है उतना हम अभी देखते हैं। तो देखो, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो है, तो Zn में से Zn निकल गया, ओके, और उसने कॉपर को रिलीज कर, कॉपर को मतलब डिस्प्लेस कर दिया, तो Zn में से बन रहा है क्या, Zn+2 बन रहा है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और कॉपर +2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और बन जा रहा है क्या, कॉपर। डन, यही होता है। ओके, सो ये क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, और ये क्या हुआ है, रिडक्शन। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक वायर में से मैं पास करूं, और वो वायर पे मैं बल्ब लगा दूं, तो वो उसको फिर वापस वायर को कनेक्ट करूं, सर्किट कंप्लीट करूं, तो क्या वो बल्ब ग्लो होगा? होगा भाई, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं इलेक्ट्रॉन को वहां से पास कर रहा हूं, तो वो बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। यही है पूरा डैनियल सेल। लेकिन हम ये एक ही कंटेनर में ना करके अलग अलग कंटेनर में ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं वो मैं तुम्हें पहले से थोड़ा बता दे रहा हूं, सो दैट तुम्हें आइडिया लग जाए कि हम क्या करने वाले हैं। अंडरस्टूड? ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। The experiment corresponding to the reaction can also be observed if zinc rod is dipped in copper sulfate solution. The redox reactions takes place during the reaction. Zinc is oxidized to zinc ions and copper ions are reduced to the metallic copper due to the direct transfer of electrons from zinc to copper ion. वही चीज जो हमने बोली वो लिखी हुई है। ओके, ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस हीट इज ऑल्सो इवॉल्व, हीट भी इवॉल्व हो रही है, उसको हम अभी कंसिडर नहीं, हाँ हो रही है, ओके ठीक है, पता है। नाउ वी मॉडिफाई द एक्सपेरिमेंट इन सच अ मैनर दैट फॉर द सेम रेडॉक्स रिएक्शंस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इनडायरेक्टली। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसने 2 छोड़े और इसने 2 ले लिए और बात खत्म। लेकिन हम अभी ऐसा नहीं करने वाले, इनडायरेक्टली, क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो हम अलग अलग कंटेनर में करेंगे, सो दैट एक इलेक्ट्रॉन जो लूज किया है Zn ने, वो वायर में से जाएगा, बल्ब में से पास होगा, और फिर वापस वायर में से दूसरे इलेक्ट्रोड तक आएगा, तो बल्ब में से पास हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गई, तो मतलब वो ग्लो करेगा बल्ब। ओके, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का हम यूज कर रहे हैं, तो वही चीज हम करने वाले हैं। दिस नेसेसिटेट्स द सेपरेशन ऑफ जिंक मेटल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जिंक मेटल का क्या होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को वो हटाएगा। We take copper sulfate solution in a beaker and put a copper strip or rod in it. तो क्या करने वाले हैं हम अलग अलग करने वाले हैं ना, बोले ना 2, तो 2 लेंगे हम ऐसे। तो यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पर सपोज हमने ले लिया, अरे तो यहाँ पर हमने ले लिया सपोज Zn
SO4 और यहाँ पर हमने लिख लिया CuSO4 और यहाँ पर हमने डाल दिया क्या Zn का इलेक्ट्रोड और यहाँ पर हमने क्या डाल दिया कॉपर का इलेक्ट्रोड। डन। ओके, अब इन दोनों को मैं ऐसे एक सेल से कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, वो बताता हूँ अभी ये सब क्या है। ओके, और यहाँ से एक वायर निकाला, से गया और यहाँ पे बल्ब है और वापस वायर यहाँ जा रहा है। ऐसा कुछ मैंने रीअरेंजमेंट किया। ओके, सो क्या बोल रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है एंड पुट अ कॉपर स्ट्रिप और रॉड इन इट। वी आल्सो टेक जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इन अनदर बीकर एंड पुट जिंक रॉड इन इट। जो बोला वो मैंने ड्रॉ करके दिखाया था। नाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ईदर ऑफ द बीकर्स at the interface of the metal and its salt solution in each beaker. Both reduced and oxidized form of the same species are present. मतलब कि भाई ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है ना। एक्चुअली अगर दोनों का देखा जाए तो दोनों की टेंडेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन करने की या रिडक्शन करने की? दो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है या इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है कॉपर और जिंक की? लूज करने की ना। Zn+2 बनता है, Cu+2 बनता है, तो +2 कब बनेंगे, जब दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तब। तो दोनों की टेंडेंसी क्या है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करने की। लेकिन दोनों तो लूज कर नहीं सकते, फिर यहाँ पे आ जाएगा पावर कि किसका पावर ज्यादा है, कौन ज्यादा फोर्स से दो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज में भी देखा था कि Zn का पावर ज्यादा है, इसलिए वो Zn कॉपर सल्फेट को क्या कर दे रहा था, डिस्प्लेस कर दे रहा था। ओके, so a redox couple is defined as having together the oxidized and reduced form of a substance taking part in the oxidation or reduction half reactions. तो देखो इसको redox couple बोला जाता है। Now this is represented by separating the oxidized form from the reduced form by a vertical line or a slash representing an interference. मतलब कि ऐसे slash बता दिया जाएगा। मतलब मैं ऐसा बताऊं कि भाई Zn में से Zn+2, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। पूरा ना लिखना हो तो तुम समझ सकते हो कि Zn में से Zn+2 कब बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो अब मैं बोलूं कि भाई Cu+2 में से क्या बन रहा है, Cu, मतलब Cu+2 है वो दो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये रिडक्शन है, देख के ही पता चल जाएगा ये रिडक्शन है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। और अगर दोनों साथ में लिखे हुए ऐसे Zn/Zn+2 डबल एंड Cu+2/Cu, मतलब क्या, ये पूरा जो ड्रॉ किया हुआ है ना, वो इसको, ये सिंबॉलिक है, ये लिखा हुआ है, दैट मीन्स व्हाट, कि ये तुम्हें गिवन है। समझ में आ गया? ओके, सो वैसे ही है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस एक्सपेरिमेंट द टू रेडॉक्स कपल, तो देखो जो यहाँ पे मैंने रफ बनाया है वो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बनाया हुआ है। तो एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रॉन फ्लो, स्विच रखा हुआ है, बल्ब वो रखना भूल गए हैं लेकिन बल्ब भी रखा हुआ है मान लो। ओके, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। क्यों? क्योंकि उसमें से सॉल्ट इंटर एक्सचेंज होते हैं। सॉल्ट क्या होते हैं, एक्सचेंज, मतलब यहाँ से आयन इस साइड जा सकते हैं, यहाँ के आयन इस साइड जा सकते हैं, वहां से। ओके, तो मतलब हमारे पास 2 वे है। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज होंगे, ओके, निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे इलेक्ट्रोड और वायर से होके। लेकिन जो सॉल्ट आयन बनेंगे, जैसे Zn+2 में से Zn में से Zn+2 बना, तो कब बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से चल के वहां चलेगा, और जो Zn+2 बना वो यहाँ है। समझ में आया? ओके, अब Zn+2 को वो साइड जाना हो तो वो वायर से थोड़ी जाएगा, वो सॉल्ट ब्रिज से जाएगा। अंडरस्टूड? वैसा ही सेम केस यहाँ पर। ओके, चलो, तो ये हमारा है, देखो Zn में से Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, Cu+2 में से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो Cu बन गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया। जिंक का देखो कलर भी दिखाया हुआ है, कॉपर का ब्लूइश, ओके, और वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट जैसा। सो ये पूरा सेटअप है। देखो दी सेटअप फॉर डैनियल सेल, ये डिटेल में डैनियल सेल हमें पढ़ना है, लेकिन इसी को डैनियल सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड एट द एनोड ड्यू टू दी, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को हम एनोड लेते हैं, ओके, कन्वेंशनली, एंड राइट हैंड साइड पर हम कैथोड लेते हैं। सो एनोड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक ट्रैवल थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट टू द कैथोड वेयर द रिड्यूस्ड कॉपर आयंस
The circuit is completed inside the cell by the migration of the ion through the salt bridge. It may be noted that the direction of current is opposite to the direction of electron. मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से उस साइड जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी. ये तो इलेक्ट्रिसिटी में भी हम पढ़ चुके हैं. ओके, सो यही केस है हमारा. अब यहीं पे मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ कि क्या हो रहा है फिगर में. ओके, सबसे पहले हमने ये डाला हुआ है यहाँ, ये एनोड को क्या लिया हुआ है हमने, जिंक का रॉड, और वो क्या है, कॉपर का रॉड. ओके, तो ये जिंक का रॉड है. जिंक के रॉड में क्या होगा, Zn+2 बनेगा. 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा. समझ में आया. अभी समझो कि दोनों सेम कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है. मतलब यहाँ भी 1 मोलर है और वहां भी 1 मोलर है, सेम कॉन्सेंट्रेशन. और इजीली समझ में आए तो और इजीली समझाता हूँ. कैसा समझो कि यहाँ पे Zn कितने हैं, 50 है, और SO4 भी कितनी है, 50. कॉपर भी कितने हैं, 50, और SO4 भी कितने हैं, 50. एकदम देशी लैंग्वेज में समझ में आए, इसलिए 50-50 क्वांटिटी दिखा रहा हूँ. अब समझो क्या हो रहा है, Zn में से Zn+2 बना. तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से, वो इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ से यहाँ आ गए. कौन, 2 इलेक्ट्रॉन्स. समझ में आ गया. मतलब यहाँ से निकल कर इस साइड आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स. बाकी कौन है, Zn+2. अब Zn+2 है तो यहाँ पर तो ऑलरेडी Zn+2 SO4-2 थे. कितने कितने थे, 50-50 थे. तो अब Zn+2 और ऐड हो गए. मतलब ये क्या हो गया, उसका से हम क्या बोलेंगे, इरोजन हो गया, मटेरियल निकल गया वहां से. ओके, मतलब ये रॉड ऐसे था तो ऐसे हो गया, निकल गया ये मटेरियल. अरे भाई बहुत निकल रहा है. ओके, मटेरियल क्या हो गया, ऐसे करके निकल गया. इतना मटेरियल निकल गया, क्यों, क्योंकि जिंक अंदर चला गया ना. तो अब क्या हुआ, देखो अच्छे से समझना. 50-50 था, लेकिन Zn+2 और ऐड हुआ. कहां से आया, रॉड में से. तो अब क्या नंबर हो गया, 51 एंड 50 हो गया. समझ में आया. क्यों ये बैलेंस क्यों बिगड़ गया, क्योंकि Zn+2 रॉड में से यहाँ आया है, इसलिए. समझ में आया. 2 इलेक्ट्रॉन, ये समझ में आ गया ना. अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे घूम कर इस साइड आ गए. इस साइड आ गए तो यहाँ पर क्या है, Cu+2 है. ये Cu+2 SO4-2. Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, ले लिए. Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए. तो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा. वो Cu बन गया तो वो Cu यहाँ पे चिपक गया रॉड पर. Cu जो कॉपर का रॉड है वहां पर Cu क्या हो गया, चिपक गया. वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो आए थे वो तो उसने खा लिए. ओके, अब Cu 50 था लेकिन वो चिपक के Cu बन के वहां चिपक गया. तो सपोज मान लो वो 49 हो गया और ये तो 50 ही है. समझ में आया, इतना समझ में आया. सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ऐसा कुछ लिखना मत. ये तुम्हें समझ में आए इसीलिए समझा रहा हूँ. एकदम समझ बोलना 50-50 है, 51 हुआ, 49 हुआ. तुम्हें समझ में आए इसलिए बता रहा हूँ. ओके, अब इतना समझ में आ गया. अब देखो यहाँ भी इम्बैलेंस है, यहाँ भी इम्बैलेंस है. अब काम आ जाता है सॉल्ट ब्रिज का. यहाँ पे 49 Cu+2 है और SO4-2 कितने हैं, 50. मतलब एक एक्स्ट्रा है, तो एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा SO4-2 निकल गया. तो यहाँ पे क्या बच गया, 49 बच गया. ये जो एक्स्ट्रा निकल गया वो सॉल्ट ब्रिज से जाएगा और इस साइड आ जाएगा. इस साइड आ गया तो SO4 कितना हो गया, 50 था, तो अब कितना हो गया, 51 हो गया बैलेंस. 51 49. समझ में आया. अब टाइम पास हो रहा है, मतलब टाइम स्पेंड हो रहा है. विद द ग्रेजुअल ऑफ टाइम फिर से Zn अंदर आएगा. Zn अंदर आया, 2 इलेक्ट्रॉन घूम के गए, 51 का हो गया 52 और ये हो गया 48. समझ में आया. अब प्रोसेस आगे बढ़ती जा रही है. एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा कॉपर के ऊपर कॉपर चिपकता ही जा रहा है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट रहा ही नहीं. क्यों नहीं रहा, क्योंकि जो Cu+2 था वो तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर के रॉड पे चिपक गया और जो SO4-2 था वो सॉल्ट ब्रिज में से इस साइड आ गया. तो ZnSO4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता ही जा रहा है और इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है. समझ में आया, यही है. That's it. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. अब ये समझ में आ गया. अब हम बुक कर ले लेते हैं, लेकिन समझ में आ गया क्या हो रहा है. Zn में से Zn+2 बन रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है. ये 2 इलेक्ट्रॉन वायर से जाएंगे तो वायर से गए मतलब उसके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, ऐसा मान लो. वहां गए, 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए
मतलब कि वो Cu बन गया, Cu+2 में से Cu बन गया, Cu बन गया तो वो रॉड पे चिपक गया। अब वहां पे Cu का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ है और इससे Zn का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, लेकिन वहां से SO4-2 जो है आयन, सल्फेट आयन, वो सल्फेट आयन सॉल्ट ब्रिज से आ जाएगा, तो वहां पे कॉपर बैलेंस हो गया और सॉल्ट ब्रिज से आयन यहाँ आ जाएगा सल्फेट आयन, तो यहाँ पर भी जितना बढ़ा था Zn उतना ही बढ़ गया वापस क्या, सल्फेट। समझ में आया? पक्का यही है पूरा थियरी में, यही कहना चाह रहे हैं। ओके हाँ, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं। सो आर प्रेजेंटेड एज दी Zn+2 and Zn and Cu+2 and Cu। अब देखो समझ में ना आए तो मुझे रोक लेना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हें सब कुछ समझा दिया है, तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ। ओके, लेकिन कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लेना। ओके, सो इन बोथ द केसेस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इज पुट बिफोर द रिड्यूस्ड फॉर्म। दोनों ही केस में जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है उसको पहले लिखना पड़ता है। तो अब तुम बोलोगे कि सर Zn+2 में से Zn, Cu+2 में से Cu, सर ये तो दोनों का ही ऑक्सीडेशन, दोनों का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दोनों का रिडक्शन हुआ ना, Zn+2 में से Zn, तो वो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, +2 का 0 रिडक्शन हुआ, राइट। ओके, लेकिन लिखने की मेथड्स है वो आगे भी हम देखेंगे। तुम Zn+2 का Zn करो और Zn का Zn+2 करो तो उसका जो पोटेंशियल है, अभी हमें एक टेबल गिवन है EMF वाला ओके, तो ये जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल प्लस और माइनस हो जाता है, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। ओके, लिखना ऐसे ही, लिखना ऐसे ही। ओके, सो इन बोथ द केसेस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इज पुट बिफोर द रिड्यूस्ड फॉर्म। मतलब Zn में से Zn+2 हुआ तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो वो पहले लिखो Zn+2, और वहां पर भी Cu+2 पहले लिखो। Now we put the beaker containing copper sulfate solution and the beaker containing zinc sulfate solution side by side. We connect the solution in two beakers by a salt bridge, a U-tube containing solution of potassium chloride. कुछ भी सॉल्ट ले सकते हो तुम, पोटेशियम क्लोराइड लिख सकते हो KCl, और से एमोनियम नाइट्रेट भी ले सकते हो। Usually solidified by boiling with अगर एंड लेटर कूलिंग इट टू द जेली लाइक सब्सटेंस। मतलब कि ये जो एमोनियम नाइट्रेट है वो, और दूसरा एक अगर होता है, क्या अगर सॉल्यूशन का नाम है। ओके, बट उसके साथ मिक्स कर उसको गर्म करो तो वो जैसे कि कैंडल होती है, ओके, वैक्स जिसे हम बोलते हैं, वैसा जेली लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। वो हमें यहाँ भरना है और यहाँ पर हमें कॉटन रख देना है। क्यों? क्योंकि वो पूरा जेली लाइक स्ट्रक्चर ZnSO4 CuSO4 में घुस न जाए, इसलिए उसको सॉल्ट ब्रिज है तो ब्रिज पे रहना है। मतलब कि ऐसा समझो कि अंकलेश्वर भरूच को कनेक्ट करने के लिए भाई नर्मदा मैया ब्रिज है, केबल ब्रिज है, गोल्डन ब्रिज है, तो वो ब्रिज है, बट ब्रिज ही रिवर पे हो जाए तो ब्रिज ही रिवर में आ जाए तो क्या फिर उसका यूज क्या हो गया। ओके, तो ब्रिज को ब्रिज की तरह रखना है, इसलिए यहाँ पे क्या हम कॉटन रख देते हैं, जो रू होता है वैसे हम बंद कर दे, वैसे यहाँ इसके कान बंद कर दिए हमने। ओके, सो दिस प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू सॉल्यूशंस विदाउट अलाउइंग देम टू मिक्स विद ईच अदर। ओके, तो ईच अदर वो मिक्स करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमने वो जेली लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, ये एक्वियस मीडियम है और बीच में कॉटन डाल दिया है हमने। The zinc and copper rods are connected by a metallic wire with a provision for an ammeter। बीच में ammeter भी रख दो so that तुम्हें पता चले कि भाई कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, the setup as shown is known as Daniell cell। मतलब इसी को क्या बोलते हैं हम? Daniell cell बोलते हैं। When the switch is in the off position no reaction takes place। स्विच ऑफ हो तो कुछ रिएक्शन होगा ही नहीं। ओके, लेकिन जब ऑन करोगे तभी स्विच ऑफ रखोगे तो वो इलेक्ट्रॉन तो सॉल्यूशन के अंदर ही पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही ऑन किया तो वो इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिल गया, वो भाई मैं तो चला, लाइक दैट। ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन चला गया वायर से दूसरी साइड में। ओके, सो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी ईदर ऑफ द बीकर्स एंड नो करंट फ्लोज थ्रू द मेटालिक वायर। मतलब कब? जब स्विच ऑफ होगी तब। As soon as the switch is on, we make the following observation। जब स्विच ऑन करे तो क्या क्या होता है? The transfer of electrons now does not take place directly from Zn to Cu+2। क्योंकि हमने तो पहले एक ही कंटेनर में लिया था, तो Zn ने जो इलेक्ट्रॉन दिए वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली Cu+2 ले रहा था, लेकिन यहाँ तो Cu+2 है ही नहीं, तो लेगा कैसे? इलेक्ट्रॉन पड़े रहे कब तक? जैसे ही स्विच ऑन किया वो चला मैं। ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए।
but through the metallic wire connecting the two rods as apparent from the arrow which indicates the flow of current. मतलब flow of current मतलब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्लो ऑफ करंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है तो फ्लो ऑफ करंट ऐसे होगा. सेकेंड ऑब्जर्वेशन, the electricity from the solution in one beaker to solution in the other beaker flows by the migration of the ions through the salt bridge. Obviously, we know that the flow of current is possible only if there is a potential difference between the copper and zinc rods as known as electrodes here. मतलब ऐसा समझो कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जा ही क्यों रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसने निकाले हैं इसलिए. लेकिन सोचो कि दोनों के पोटेंशियल सेम है, मतलब यहां पर भी तुमने जिंक सल्फेट लिया, दूसरी साइड भी तुमने जिंक सल्फेट लिया, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी? मतलब नहीं होगी. क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस. जैसे हमने 10th में पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो तो ही इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे. जैसे कि हमने तुम्हें तब भी एग्जांपल बताया था कि जैसे कि पानी का फ्लो होता है तो पानी के फ्लो के लिए भी डिफरेंस चाहिए. ओके, जैसे टेम्परेचर डिफरेंस हो तो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में आएगा. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस हो मतलब पानी पहाड़ पे है और नीचे रिवर पे आना है तो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर. वो कौन सा पोटेंशियल? वो हम जो पोटेंशियल एनर्जी गिनते हैं विद द सरफेस ग्राउंड लेवल, वो पोटेंशियल है वहां पर. ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस है इसीलिए ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है. क्यों? क्योंकि उसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है, तो हमेशा ज्यादा से कम की साइड ही जाएगा. तो वैसे ही यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए. अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे नहीं. हाँ, सो द पोटेंशियल एसोसिएटेड विथ ईच इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. मतलब कि उनकी जो पावर है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, उसको ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज यूनिटी and further the reaction is carried out at 298 Kelvin, then the potential of each electrode is said to be the standard electrode potential. एक मार्क में पूछा जा सकता है what is standard electrode potential. तो जो रिएक्शन है वही रिएक्शन है, लेकिन सिर्फ चेंज क्या है कि जो तुमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया वो 1 मोलर ले लिया, यूनिटी मतलब 1 मोलर. जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया वो भी क्या ले लिया? 1 मोलर. टेम्परेचर जो है वो तुमने रख दिया 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये बन गया स्टैंडर्ड. अगर तुमने 5 मोलर ले लिया, 10 मोलर ले लिया, मतलब चेंज है कंसंट्रेशन, यूनिटी नहीं है, तो उसको स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे, सिर्फ क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. लेकिन अगर तुमने 1 मोलर यूनिट वाला लिया, 1 मोलर कंसंट्रेशन, वहां पर भी 1 मोलर कंसंट्रेशन और 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस लिया, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आगे वर्ड लिख जाएगा क्या? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सिंपल. ओके, by the convention this standard electrode potential of hydrogen electrode is 00 volt. Again this we are going to learn in class 12 in very much detail. ओके, लेकिन जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्यों जिंक क्यों कॉपर सल्फेट में डिस्प्लेसमेंट कर देता है, लेकिन कॉपर जिंक सल्फेट में डिस्प्लेसमेंट नहीं करता. किसने बोला कि जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है और कॉपर सल्फेट का जिंक से कम है? वो डिसाइड कौन करेगा भाई? ओके, तो वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हाइड्रोजन, ये जो हमने किया ना वैसे ही हाइड्रोजन की कंपेयर में गिनी गई है. ओके, और हाइड्रोजन का पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना लिया गया है? 0. उनकी कंपेयर में हम सबका कर रहे हैं. किसकी कंपेयर में? हाइड्रोजन की कंपेयर में. अगेन वो 12th में देखेंगे, लेकिन ये याद रखो किसको 0 लिया जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? हाइड्रोजन को. तो ये तुम देख सकते हो टेबल. कहाँ गया रे? हाँ, ये रहा इलेक्ट्रोड. हाइड्रोजन कहाँ है? ये रहा. सो देखो हाइड्रोजन, तो ये देखो आ गया 0.00. ओके, अब यहाँ पर देखो कौन है हमारा, क्या बताया मैंने तुम्हें? हाइड्रोजन, कॉपर. ओके, तो कॉपर कहाँ है? ये रहा. हाँ, यस. ओके, तो +2 वाला कॉपर तो कितना है? 0.34 वोल्ट. कितना है? 0.34 वोल्ट. और जिंक, तो जिंक देखो जिंक का कितना है? -0.83. लेकिन ये तो रिड्यूस्ड फॉर्म है, मतलब देखो यहाँ पर अच्छे से
नहीं 7-6 है, यस करेक्ट। यार देखो ना अच्छे से, 7-6 है ना, हाँ ओके 7-6। सो 7-6 0.76, लेकिन वो माइनस में लिखा है, बट माइनस में लिखा है तो बड़ा कॉपर का हो गया भाई। अगर देखो यहाँ पर Cu का लिखा हुआ है कितना 0.34 और जिंक का लिखा हुआ है कितना -0.76, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो भाई कॉपर का ज्यादा हो गया, तो कॉपर जिंक सल्फेट को डिस्प्लेस करना चाहिए, हम तो उल्टा ले रहे हैं। एनी गेस क्यों? देखो तो सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम ये भी नीचे ही है। ये भी नीचे ही है। तो ट्रिक मतलब गैस क्या करना था तुम्हें, मतलब क्या करना है या फिर समझ क्या रखनी है, तुम देखो कि क्या है रिएक्शन, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ये जो टेबल हमें गिवन है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में है, रिडक्शन के लिए है, क्योंकि सब लोग देखो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, सब लोग ही क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल देखा जाए, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, ये है रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा वो जल्दी रिडक्शन कर देगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, यहाँ पे किसका ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, 0.34 बड़ा है या ये बड़ा है, 0.34। तो कॉपर जो Cu है वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, दैट्स व्हाई वो रिडक्शन करेगा। ओके तो जितना रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसका ही ऑपोजिट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर बात करें तो कॉपर का हो जाएगा -0.34 और Zn का हो जाएगा +0.76। अब ऑक्सीडेशन किसका ज्यादा है पोटेंशियल, Zn का, दैट्स व्हाई Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो Zn का पोटेंशियल ज्यादा है मतलब Zn का ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आया? पक्का? यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं गिवन है, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, लेकिन तुम्हें अगर उससे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो, कुछ नहीं करना, साइन चेंज कर देनी है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। समझ में आया? अब तुम ये टेबल देखकर मुझे बताओ कि मेरे पास है एक एक है आयोडीन, ओके, और दूसरा है आयन Fe। अब वैल्यू देखकर बताओ कि ऑक्सीडेशन कौन अच्छे से करेगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, आई का ऑक्सीडेशन होगा या Fe का ऑक्सीडेशन होगा, पावर किसके पास ज्यादा है, श्योर चिराग? ओके देखते हैं। देखो हमें वैसे ही दिख रहा है कि I जो है उसका अप्रोक्सीमेटली 0.54 है और जो Fe है उसका अप्रोक्सीमेटली -0.44 है, लेकिन ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हम बोले तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस कौन सा है, Fe, मतलब Fe का ऑक्सीडेशन इजीली होगा, उसका पावर ज्यादा है, दैट्स इट। समझ में आ गया? तो वही है, यही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये सारी वैल्यू कहां से लेके आए भाई, हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके, हाइड्रोजन का लिया हुआ है 0, ओके, तो उसके कंपेयर में सबको एक बेंचमार्क तो होना चाहिए ना भाई। मैंने बोल दिया कि 1 kg टमाटर दो, तो 1 kg मतलब वो वहां रखेंगे हम, वो 1 kg और इस साइड टमाटर रखेंगे। किसने बोला कि ये 1 kg है भाई, स्टैंडर्ड है, सबने इंटरनेशनली अप्रूव किया हुआ है। तो वैसे ही सबने इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कंसीडर किया है, 0। उसके रेफरेंस में, उसके बेंचमार्क में सबको दिया है रिलेटिव ग्रेडिंग, ओके। तो इसका 0, उसकी कंपेयर में बाकी सबका गिनना है। अंडरस्टूड? ओके, दैट्स इट। सो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फॉर ईच इलेक्ट्रोड प्रोसेस is a measure of the relative tendency of the active species in the process to remain in the oxidized or reduced form. So a negative means that the redox couple is a stronger reducing agent than the hydrogen.
Positive means that the redox couple is a weaker reducing agent than hydrogen. ये सब जो बोल रहे हैं वो जो उसका यूज है वो मैंने तुम्हें क्वेश्चन पूछा उसमें आ गया. ओके, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके, देखो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की बात चल रही है, तो अगर ऑक्सीडेंट जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूं, तुमने यहाँ पे बोल दिया कि ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो तुमने क्या बोला, Fe का ऑक्सीडेशन होगा. तुमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पर से बता दिया कि Fe का ऑक्सीडेशन होगा. Fe का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब वो कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग? रिड्यूसिंग. वो रिड्यूसिंग एजेंट है. तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी ना पूछे कि किसका, तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिए लेकिन फिर बोल दिया कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है. अब बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ये तो इजी हो गया. लेकिन आप बोले कि इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो थोड़ा सोचना फिर बताना, ऐसे डायरेक्टली मत बोल देना. इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, सोच के बताओ. कौन सा? रिड्यूसिंग एजेंट है Fe क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है. अच्छा वाला, दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों ही रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन पावरफुली कौन कर सकता है, Fe. समझ में आया. तो वैसे भी JEE नीट में थोड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे डायरेक्ट कम पूछे जाएंगे लेकिन ऐसे घुमा कर, कंसेप्ट यही है वापस. ओके, the standard electrode potential are very important and we can get a lot of other useful information from them. The values of standard electrode potential for some selected electrode process are given. तो ये हमें given है standard process. And last but not the least यहाँ पे बताया गया है कि नेगेटिव मतलब क्या, वही stronger reducing और पॉजिटिव मतलब weaker reducing agent. समझ में आया. इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है. अंडरस्टूड. तो यही था पूरा रेडॉक्स रिएक्शंस. हमने सब कुछ डिस्कस किया है, डिटेल्ड में डिस्कस किया है. तो पढ़ा ना हो तो अभी लेटेस्ट में पढ़ लोगे तो इजीली लंबा लंबा सब कुछ भी याद हो जाएगा, न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे. अंडरस्टूड. ओके.